अच्छा बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे किसके ऊपर? हम डिस्कस कर रहे थे HIV के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, HIV पर डिस्कस करने के बाद अब इसके थोड़े साइन एंड सिम्टम की तरफ जाते हैं कि इसके कौन कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम होंगे। देखिए, शॉर्ट फ्लू लाइक इलनेस डेवलप होगी, शॉर्ट फ्लू लाइक इलनेस डेवलप होगी। और याद रखिएगा कि वर्ल्ड के अंदर तकरीबन आपके पास यूं कह लीजिए कि 5 to 10% लोग ऐसे हैं जो कि HIV कैरियर्स होते हैं, जिनके पास HIV कैरियर होंगे, ठीक है। तो पहले तो शॉर्ट फ्लू लाइक इलनेस डेवलप होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फ्लू लाइक इलनेस या फीवर टाइप की कंडीशंस आएंगी। आप समझेंगे शायद ये मौसमी बुखार है, मौसमी फीवर है आपके पास, या फ्लू है, आप कोई टैबलेट या इस टाइप के लेंगे, फिर ये आपकी बॉडी में स्टे करेगा। इससे करेगा मतलब ये वीक्स में जाएगा, फिर मंथ्स के अंदर जाएगा। जब ये कंडीशन फ्लू लाइक या फीवर लाइक आपकी बॉडी में स्टे करेंगे, ठीक है ना, या फिर उसके साथ साथ आपका बॉडी वेट लूज होना शुरू हो जाएगा, डायरिया वाली कंडीशंस डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। डायरिया के अलावा स्किन के ऊपर रेड कलर के रैशेस डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन बॉडी वेट लूज हो जाएगा, डायमेंशिया मतलब आपकी याददाश्त कमजोर होना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। स्किन पे ये जो मैंने कहा ना कि रेड कलर के रैशेस प्रोड्यूस होते हैं, इसको कैप्सी सार्कोमा का नाम देते हैं। एक तरीके से स्किन कैंसर वाली कंडीशंस आपकी बॉडी में डेवलप होती हैं। जब ये सिम्टम आपकी बॉडी में आते हैं तो फिर डॉक्टर आपको डायग्नोस करता है ब्लड टेस्ट का, और जब ब्लड टेस्ट करवाया जाता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, उसके अंदर आपके पास HIV अगर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब आप क्या है, HIV के पेशेंट हो गए, और आपका इम्यून सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता क्या होता चला जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। इवन वोमिटिंग टाइप, वोमिटिंग तक आपकी बॉडी से क्या है, आना शुरू होती है। याददाश्त इतनी वीक हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि ये जो आपके पास HIV है, HIV का जो वायरस है 50% आपके ब्रेन को क्या करता है, जाकर के अफेक्ट करता है। 50% आपके ब्रेन को भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो ये देखें सारे के सारे इसके क्या हैं, सिम्टम हैं। ये सिम्टम किसकी वजह से डेवलप होते हैं, इस वायरल इंफेक्शन की वजह से डेवलप होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद चलते हैं जल्दी से, लास्ट टॉपिक है हेपेटाइटिस, और ये चैप्टर आपका आज क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसा करेंगे कि संडे को चैप्टर नंबर 4 साल का टेस्ट ले लूंगा एक ऑनलाइन, और मंडे को हम क्या कर लेते हैं, एक चैप्टर नंबर 5 का टेस्ट ले लेते हैं ऑनलाइन। और फिर आज आपको मैं चैप्टर नंबर 5 के की पॉइंट्स और इसके जितने भी टेस्ट हैं वो सारे के सारे ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, और चैप्टर 4 के जो टेस्ट दिए थे उनकी कीज आज आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। मंडे को नहीं, क्यों? मंडे को क्या है, मंडे को क्यों नहीं दोगे टेस्ट? चलें पहले मैं इसको तो डिस्कस करूं। हेपेटाइटिस को अगर देखें तो कि हेपेटाइटिस बेसिकली आपके पास क्या है, देखिए मैंने इससे पहले भी अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि हेपेटाइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, कि लीवर का इन्फ्लेमेशन है। और कितनी टाइप है आपके पास हेपेटाइटिस की, A, B एंड C, ठीक है। इसके अंदर जो A हेपेटाइटिस है, ये आपके पास फेसिस, फेसिस से मुराद क्या है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। और ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट यानी कि, या फिर ये किसकी वजह से होता है, आर्थ्रोपोड्स बॉर्न डिजीज, ठीक है। इसके अंदर ज्यादातर आर्थ्रोपोड, देखें क्या होता है फेसिस, अगर मैंने कहा कि ये क्या है आपके पास एक तरीके से इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर या फिर इन्फेक्शन ऑफ लीवर। ये किसका इन्फेक्शन है, आपके पास लीवर का इन्फेक्शन है, और बेसिकली ये किसकी वजह से कॉज हो रहा है, लीवर के इन्फ्लेमेशन की वजह से, ठीक है। अब देखिए लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, और लीवर नंबर ऑफ यानी कि फंक्शंस को आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है। अब लीवर का साइज क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। इस डिसऑर्डर में इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, कि लीवर की क्या होगी, इनलार्जमेंट पैदा होगी, लीवर का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब हेपेटाइटिस ए फेसिस हेपेटाइटिस कहा जाता है। देखिए नाइट्रोजीनियस वेस्ट के ऊपर डिफरेंट आर्थ्रोपोड्स, जैसे कि कॉमन प्लीज है, आप देखते हैं वो आकर के बैठती हैं, और जब वो बैठती है ना तो उनके जो फिट होते हैं, फीट्स वगैरह या सीटा जिसको आप कह सकते हैं, उनके अंदर वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट मौजूद होता है। और जब वो फ्लाइंग करके किसी फीडिंग पर्पस के ऐसी चीजें जो ओपन एरिया के अंदर मौजूद है
उसके ऊपर जाकर के क्या है बैठ जाए, तो उन खाने पीने की चीजों के ऊपर यानी कि वो नाइट्रोजनियस गैस क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, और फिर वहां से आप अपनी बॉडी के अंदर उनको क्या कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं। तो अवॉइड करें ओपन एरियाज के अंदर खाने पीने की चीजों को अवॉइड करें, क्योंकि उनके ऊपर कई किस्म के इंसेक्ट्स बैठते हैं और वो इंसेक्ट ना जाने किस किस चीज के ऊपर बैठते हैं। सपोज करें आपने सलाइवा थूका, सलाइवा भी दो किस्म के होते हैं, एक नॉर्मल सलाइवा और एक दूसरा सलाइवा, ठीक है ना। अब उसके ऊपर कोई इंसेक्ट आके बैठ गया, अब उसके पैर इसके फिट किसके अंदर है, उस सलाइवा के अंदर है। अब वो सलाइवा नॉर्मल हो या बलगम टाइप का सलाइवा, और वो फ्लाइंग करके फिर कहां जाएगा, खाने पीने की चीज से, फिर आप उसको क्या करेंगे, पीच कर लेंगे। तो इस तरीके से ये डिसऑर्डर आपकी बॉडी में क्या होते हैं, प्रोवेलिंग करते हैं। इसीलिए ओपन एरियाज में मौजूद फीडिंग पर्पस की चीजों को अवॉइड करें, इनको मत पीच करें। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि सेवरेज सिस्टम आपका बड़ा एक प्रॉपर होना चाहिए। सेवरेज सिस्टम की अक्सर बेशतर आपके पास क्या लाइन वाटर सप्लाई के साथ मिल जाती हैं। आप देखते हैं ना कि घरों के अंदर जो डोमेस्टिक यूज का वाटर होता है उसके अंदर स्मेल आने लगती है, उसके अंदर गंदा पानी आना शुरू हो जाता है, और आप जो है अगर खुदा न खास्ता वो पानी जो है यानी कि ड्रिंकिंग पर्पस के वाटर के साथ में मिक्स हो जाए, पी लें, तो इस तरीके से ये हेपेटाइटिस के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। या फिर आपने सलाइवा को थूका, ठीक है ना, तो वो ड्राई हो गया, ड्राई हो गया, डस्ट उड़ी, तो अब उस डस्ट के अंदर उस सलाइवा के पार्टिकल थे जो ड्राई हो गया, वो नॉस्ट्रल के थ्रू, वो माउथ के थ्रू आपकी बॉडी के इनसाइड जा रहे हैं, ठीक है, या वो खाने पीने की चीजों के ऊपर लग रहे हैं और आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये डिसऑर्डर आपकी बॉडी के अंदर क्या कर सकता है, प्रिवेलिंग कर सकता है। जबकि हेपेटाइटिस जो आपके पास बी है, इसको सीरम हेपेटाइटिस का नाम दिया जाता है। कि सीरम हेपेटाइटिस क्या है, सीरम हेपेटाइटिस वो हेपेटाइटिस है जो किसकी वजह से होगा, ड्रॉप्स की वजह से होगा, ड्रॉपलेट डिसऑर्डर। देखिए ड्रॉपलेट डिसऑर्डर से मुराद क्या है, कि ड्रॉपलेट डिसऑर्डर से मुराद देखें ड्रॉप कहां से, जैसे कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, सलाइवा, ठीक है ना, या क्लोज कांटेक्ट, यस ब्लड, जी ब्लड, ठीक है। अब सपोज करें कि इन्फेक्टेड पर्सन था, उसको क्या था, ये हेपेटाइटिस बी था, और आपके अंदर उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया गया एट द टाइम ऑफ नीड, तो आपके अंदर ये डिसऑर्डर आ गया। क्लोज कांटेक्ट नहीं करना है। क्लोज कांटेक्ट आप समझ रहे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं, समझ जाइए मेरी बात को। जो मैं क्या कि देखिए यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा क्लोज कांटेक्ट किए जाते हैं सेक्स के दौरान, ठीक है, यानी कि फेसेस को बहुत नजदीक लाया जाता है और डिफरेंट किस्म से आप समझ रहे लिप्स को टच किया जाता है। तो देखिए अब सलाइवा जो है वो ट्रांसमिशन कर रहा है, और वैसे भी आपके टीथ के अंदर, आपके माउथ के अंदर ना जाने कितने बैक्टीरियल इन्फेक्शन मौजूद होते हैं जो एक दूसरे के अंदर क्या हो रहे होते हैं, इस किस्म की यानी कि चीजें करने से ट्रांसमिशन हो रही होती है, ठीक है। तो अब देखिए सीरम हेपेटाइटिस, ड्रॉपलेट हेपेटाइटिस की मैं बात करूं तो माउथ के अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड के जरिए, इंटरवेनस इंजेक्शन के थ्रू, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू। सेक्सुअल कांटेक्ट होमोजाइगस या होमोसेक्सुअल हो या फिर हेटेरोसेक्सुअल कंडीशन हो, इस तरीके से ये हेपेटाइटिस जो बी है ये क्या हो जाता है, ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। तो ख्याल कीजिए, देखिए यूरोपियन कंट्रीज में बिफोर मैरिजेस डिफरेंट किस्म के टेस्ट करवाए जाते हैं, हेपेटाइटिस का टेस्ट होता है, एचआईवी का टेस्ट होता है, लेकिन हमारे पास इस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस किस्म का कोई आइडियाज नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता किसी मेल या फीमेल को हेपेटाइटिस है या फिर एचआईवी है या फिर कैंसर है, तो ड्यूरिंग आफ्टर मैरिजेस, ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट वो बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है। तो अवेयरनेस नहीं है हमारे पास बेसिकली इन चीजों की, ताकि इन चीजों को प्राइमरी लेवल के ऊपर, इनिशियल लेवल के ऊपर इनको क्या किया जा सके, ट्रीट किया जा सके। बहरहाल उसके बाद देखें हेपेटाइटिस ए और बी की तो आपके पास वैक्सीनेशन मौजूद है, लेकिन हेपेटाइटिस सी की हमारे पास अब तक कोई वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है। इन सब में जो सबसे ज्यादा डेंजरस है वो कौन सा है आपके पास, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी इज अ वेरी डेंजरस, बहुत ज्यादा क्या है, डेंजर है ये, ठीक है। इतने ज्यादा डेंजरस कंडीशन है या इतना ज्यादा ये अफेक्टेड करता है कि इसके अंदर डेथ ऑफ पर्सन ऑकर, इसमें पर्सन की क्या कॉजिंग हो जाती है, डेथ कॉजिंग हो जाती है बेसिकली तौर के ऊपर। अच्छा देखिए इसके भी जो आपके पास यू कह लें कि ट्रांसमिशन करने के कॉजेज हैं, सेम कॉजेज हैं, सेम कंडीशंस हैं, कि किस तरीके से आपकी बॉडी में प्रिवेलिंग करता है या किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, या फिर मदर से पैदा होने वाले बच्चे के अंदर ये ट्रांसमिशन कर सकता है, या फिर ड्यूरिंग यू कह लें कि ड्यूरिंग या आप ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए, क्योंकि आप जानते हैं ना कि जब प्रेगनेंसी होती है
प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान यानी कि मेमारी ग्लैंड से मिल्क सिक्रेशन होती है, और वो मिल्क क्या है, ब्रेस्ट से रिलीज होता है। तो यंग ब्राउन बेबीज क्या करता है, यानी कि उस मिल्क को सक करता है ब्रेस्ट के थ्रू, तो उसके अंदर भी ये वायरस क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है। तो देखिए कितने ज्यादा ये आपके पास डेंजरस टाइप के डिसऑर्डर हैं, और ये सारे के सारे डिसऑर्डर किसकी वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, वायरस की वजह से पैदा हो रहे हैं। हमारे पास अब तक कुछ ऐसे, जैसे HIV की नो एनी वैक्सीनेशन, हमारे पास कुछ डिजीज है जैसे कि AZT एजिटोथायमाइन डिजीज है, सॉरी मेडिसिन है, ड्रग्स है, उनको यूज किया जाता है, वो इफेक्टिव है, लेकिन उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा स्लो है। तो हमारे पास बहुत से ऐसे डिसऑर्डर हैं, वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस C हो गया, जैसे HIV हो गया, इनकी कोई प्रॉपर वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है। इनको कंट्रोल किया जा सकता है प्रिवेंशन करके। क्या आप इनको प्रिवेंशन करें, प्रिवेंट करें, इनको आप एहतियात करें, इस एहतियात से आप इनको क्या कर सकते हैं, बेसिकली तौर के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद अब तक नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा ये तो आपके पास क्या थे, कुछ डिसऑर्डर थे जिनको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अब आप डिटेल के अंदर, बुक के अंदर इन डिसऑर्डर को जो है जा करके रीड आउट कर लीजिएगा, मैं आज दे दूंगा अगर आप कहें तो। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर को। नेक्स्ट चैप्टर नंबर क्या है आपके पास, 6 है, और किंगडम प्रोकैरियोट्स या किंगडम मोनेरा। करें स्टार्ट, जल्दी से बताएं। कर लें, ठीक है जी, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। किंगडम प्रोकैरियोट्स या फिर मोनेरा। अच्छा, किंगडम प्रोकैरियोट्स या फिर किंगडम मोनेरा, इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। देखिए, इन दिस किंगडम all unicellular prokaryotic living organisms are included। कि इस किंगडम में पाए जाने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे आपके पास, और प्रोकैरियोट्स होंगे। यूनिसेलुलर जिनका बॉडी सिर्फ 1 साल से कंपोज होगा, और प्रोकैरियोट्स आप जानते हैं कि किसको कहा जाएगा, जिनके पास प्रॉपर टाइप का, यानी कि क्या हुआ, चैट पे क्या आ रहा है, क्या हुआ, क्या हुआ, नहीं स्टार्ट करूं क्या, कल पढ़ाई क्यों, इसका इंट्रो तो कर लो कम से कम, इसका इंट्रो कर लो, कम से कम इसका इंट्रोडक्शन कर लो। अच्छा, इसका इंट्रो कर लो कम से कम, ठीक है। अच्छा देखिए, इस किंगडम में वो मौजूद हैं जो यूनिसेलुलर होंगे, देयर बॉडी कंपोज ऑफ ओनली 1 सेल, कि जिनकी बॉडी किससे कंपोज होगी, सिर्फ 1 सेल से कंपोज होगी, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स होंगे। प्रोकैरियोट्स के बारे में आप जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स बेसिकली किसको कहा जाता है, ठीक है। सेकंड देखें, दे आर either rounded or filamentous in shape। कि कैसे होते हैं, राउंडेड होंगे या फिर फिलामेंटस होंगे शेप में। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करें बैक्टीरिया,
आर साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब देखिए आप बैक्टीरिया को देखते हैं, राउंडेड भी होता है, रॉड शेप में भी होता है, ठीक है, स्पाइरल शेप में भी होता है, और साइनोबैक्टीरिया की जो शेप है वो बेसिकली क्या है, आपके पास फ्लैमेंटस लाइक की शेप है। देखिए फ्लैमेंटस कैसी शेप होती है, देखिए इस तरीके से फ्लैमेंट लाइक है, फ्लैमेंटस लाइक शेप है इसकी, इस तरीके से इसकी फ्लैमेंटस लाइक शेप होगी। फ्लैमेंट, सिंगल फ्लैमेंट, इसको ट्राइकोम कहते हैं, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 को अगर डिस्कस करें कि देखिए दे हैव ओनली सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, दे हैव, देखें अब आप, दे हैव द न्यूक्लियस इज एब्सेंट in prokaryotic cell, but they contain single molecule of DNA, single molecule of DNA in their cytoplasm। लेकिन इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस तो मौजूद नहीं है। याद रखिएगा कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, उनका डायरेक्टली जेनेटिकल मटेरियल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, और उस डीएनए का क्या होगा, सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। ठीक है, अच्छा देखें द प्रोकैरियोटिक सेल्स, बल्कि इन प्रोकैरियोट्स nuclear membrane and nucleolus are absent, कि इनमें दोनों चीजें एब्सेंट होंगी, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और ना ही न्यूक्लियोलस मौजूद होगा। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, इन प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियाइड, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि न्यूक्लियस की जगह क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड किसको कहेंगे, देखें न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियाइड किसको कहेंगे, एक ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर देखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नंबर 1, और नंबर 2 न्यूक्लियोलस, ये दोनों ही चीजें क्या हो, एब्सेंट हो, तो इस टाइप के, यानी कि उसको हम किसका नाम देते हैं, न्यूक्लियस नहीं बल्कि किसका नाम देते हैं, न्यूक्लियाइड का नाम देते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियाइड होगा, न्यूक्लियस नहीं होता, या फिर साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है, तो अब आप ये मत समझिएगा कि न्यूक्लियस नहीं है तो जेनेटिकल मटेरियल नहीं होगा, इनके पास जेनेटिकल मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। कहां पे मौजूद होगा, इन देयर साइटोप्लाज्म, डायरेक्टली इनके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, जेनेटिकल मटेरियल प्रेजेंट होगा। और प्रोकैरियोटिक सेल में ऑल द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, एंड दे हैव फ्री राइबोसोम इन देयर साइटोप्लाज्म। इनके साइटोप्लाज्म में क्या पाए जाएंगे, फ्री राइबोसोम्स इनके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। क्यों, क्योंकि राइबोसोम किसके पास होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल से। तो मैं यहां कह रहा हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। जब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स ही नहीं है तो राइबोसोम कहां, तो राइबोसोम इनके साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे, इनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट होगा, फैट के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा जो है इनके साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री राइबोसोम्स होंगे, वो फ्री, और आरएनए भी कहां पर प्रेजेंट होगा, इनके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा। उस आरएनए और राइबोसोम, फ्री राइबोसोम्स की मदद से टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये किसके सिंथेसिस के अंदर मदद करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। अब आप कहेंगे कि न्यूक्लियोलस नहीं है इनके पास, तो फिर आरएनए की फॉर्मेशन कैसे करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोलस के अंदर एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है फ्लूइड,
उस फ्लूइड के अंदर मैंने आपको बताया था डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, गायरेज, प्राइमेज, ये सारे के सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये किस तरीके से अपने आरएनए की फॉर्मेशन करेंगे, तो इनके पास आरएनए की फॉर्मेशन के लिए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के लिए क्या मौजूद होता है, मीसोसोम प्रेजेंट होता है। उस मीसोसोम की मदद से ये रेप्लिकेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्टेन एंजाइम्स करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, रेस्पिरेशन के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा आपने यानी कि रेप्लिकेशन फॉर्मेशन ऑफ आरएनए को परफॉर्म करेंगे। तो डिटेल जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे वहां पे देखते जाएंगे। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया। अब उसके बाद चलते हैं किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर। ये बैक्टीरिया की डिस्कवरी कैसे पॉसिबल हुई, क्या हुआ, थक गए क्या? सर छुट्टी कल, अब बस प्लीज बस कर दें सर। कल 5:15 हुए हैं, अभी तो 6 बजे तक चलाते हैं क्लास को, क्या ख्याल है? हाँ मैं तो थक गया, गर्मी हो रही है, लाइट नहीं है, एसी ऑन नहीं हो रहा है, जनरेटर चल रहा है, गर्मी है, क्या कर, क्या हुआ भाई, चलाना है नहीं चलाना है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सब बताओ, सब बताओ, चलें चलें सब बताओ, तो ये एक लिस्ट सब बताओ, चलें आगे या नहीं? अच्छा चलें, 1 मिनट रुकिएगा, बस आप चले जाइएगा फिर। अच्छा जी, नहीं पढ़ाऊं फिर आगे, छुट्टी, क्या हुआ इतनी जल्दी बोर हो गए? कोर्स कैसे खत्म होगा? मेरा तो इरादा है कि आने वाले 2 दिनों में इस बैक्टीरिया के चैप्टर को भी खत्म करूं। एक दिन के अंदर लंबा 3 घंटे का क्लास लेकर के प्रोटॉक्टिस्टा भी वाइंड अप करें, फिर उसके बाद 8 चैप्टर के ऊपर पहुंच जाएंगे, 8 और 9। तो थोड़ा सा स्पीड दें। नहीं होगा कोर्स, कैसे नहीं होगा भाई? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई? कोर्स पूरा होगा। टेस्ट आपका अक्टूबर के अंदर है, अभी हमारे पास अगस्त सितंबर 2 डेढ़ महीने हैं, बल्कि अक्टूबर के भी एंड में होगा टेस्ट आपके पास। तो कोर्स तो हो जाएगा। कल सर आज का दिन छोड़ते हैं, चलें ठीक है, आप लोग एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं बस करें, तो ठीक है, 5:20 हो रहे हैं, फिर बाकी का कल डिस्कस करेंगे। अच्छा कल की क्लास की जो टाइमिंग है ना, कुछ ऐसा करेंगे कि कादिर की क्लास है, कादिर के बाद जेपी की क्लास है, जेपी के बाद फिर मेरी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है, जेपी के बाद फिर मेरी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। जेपी की 4:30 से मेरे ख्याल 6 बजे तक क्लास चलेगी, ठीक है, जेपी की 4:30 से 6 चलेगी, फिर 6 से लेके 8 तक, 6 से 8 तक फिर मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। तो कल फिर 6 से 8 के अंदर इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके चलें जी, बस करते हैं, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, फिर कल कंटिन्यू करते हैं। टाइम याद रखिएगा 6 से 8, ठीक है। कल इंशाल्लाह ये इसका इंट्रो हो गया, कल इसकी डिस्कवरी बैक्टीरिया की और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया की शेप, इनको डिस्कस करते हैं, बहुत सिंपल और आसान चैप्टर है। ओके थैंक यू।